ज़राअत के में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। टोबा टेक सिंह में एक दिलसोज़ वाक़या पेश आया है। एक ख़ातून को कत्ल किया गया है, इल्ज़ाम उनके भाई और वालिद पर है। इस पर हम प्रोग्राम में अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। इसके अलावा गज़ा का भी अहवाल होगा और साथ ही आज TCF एजुकेशन के मैदान में क्या काम कर रहा है, ये भी प्रोग्राम में शामिल होगा। लेकिन आगाज़ करते हैं इस खबर से कि गवर्नमेंट ने अब ये वाज़े किया है कि ये जो जजेस का मामला चल रहा है, उनको धमकियां जो मिलती हैं, उन पर दबाव आता है। इस हफ्ते जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसके जवाब में अब एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये कमीशन बाइख्तियार होगा, ताकतवर होगा, वो जिसे चाहे तलब कर सकता है। सब इदारों और शख्सियात को इससे ताउन करना होगा। इस कमीशन के TORs क्या होंगे, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, ये अभी तय होना बाकी है। और साथ ही इसमें कौन से रिटायर्ड जज को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बात भी कल यानी जुमे के रोज़ जो काबीना का इजलास होना है उसमें तय होना थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ये इजलास मुलतवी हो गया है। तो आज दिन भर हमने देखा कि एक तो चीफ जस्टिस साहब की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद उन्होंने दूसरा फुल कोर्ट इजलास बुलाया, अपने साथियों के साथ कंसल्ट किया। उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया कि एग्जीक्यूटिव की जानिब से जजेस के अदालती कामों में मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाई जाएगी। तो कमीशन तो बन गया, लेकिन सवालात काफ़ी सारे, कमीशन मतलब बनने जा रहा है, लेकिन सवालात काफ़ी सारे हैं। अगर हमारे माजी को देखा जाए, बड़ी कमीशंस बनी है। हमूद उर रहमान कमीशन बनी है, जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, फिर लीक हुई थी, इंडियन मीडिया ने लीक की थी। एबटाबाद कमीशन बनी थी और उसकी भी कुछ पोर्शंस मीडिया को रिलीज़ हुए थे। फिर अल जज़ीरा ने 2013 में सलीम शहजाद के कत्ल पर भी एक कमीशन बनी थी, लेकिन कोई ज़्यादा नतीजा इन चीज़ों का हाल ही में हमने देखा एक ऑडियो लीक्स पे कमीशन, ऑडियो लीक्स पे भी कमीशन बना था। उससे पहले फैज़ाबाद धरने के हवाले से भी एक कमीशन है। आज शाम को जी सुप्रीम कोर्ट ने जो है, अभी तो आप हुकूमत की तरफ से जो हो रहा है वो बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है और उसमें डिटेल में बताया गया है कि पिछले 48 घंटे में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसलन एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ऐवान अदल यानी सुप्रीम कोर्ट आए चीफ जस्टिस की दावत पे, और उनकी 1.5 घंटे तक चीफ जस्टिस और जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनसे बहुत खुल के बात हुई। और एलामिया के मुताबिक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मुलाकात से पहले तक, उसको तरतीबवार उसमें बयान किया गया है कि 26 मार्च को ख़त लिखने वाले तमाम जजों से चीफ जस्टिस ने इनफरादी तौर पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। तकरीबन 2.5 घंटे तक चीफ जस्टिस ने अपनी रिहाइशगाह पे उन्हें बुलाया था। उसके अगले दिन यानी 27 को चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल, वफाकी वज़ीर क़ानून से मुलाकात की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह के हमरा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर तरीन रुकन से भी मुलाकात की। और इन मुलाकातों के बाद एक फुल कोर्ट इजलास में जो है कंसल्टेशन किया गया और उसके बाद आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मुलाकात में जो है वो ये तय हुआ कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, जो आप बता चुके हैं। ये तहकीक़ात कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत होगी, जो कि एक ख़ासा पावर देती हैं किसी भी कमीशन को। कमीशन की सरबराही एक इम्पीकेबल रेपुटेशन वाला जज, इम्पेकेबल साफ सुथरी शख्सियत होगी, अच्छी सादिक और अमीन होंगे। हाँ, मतलब इससे बाकी जजों के बारे में पता नहीं सवाल निशान होता है, ऐसी लैंग्वेज होती है यार। बहरहाल अच्छा, वफाकी काबीना का इजलास मुझे नहीं पता क्यों मुलतवी हो गया। बहरहाल तय ये हुआ था कि वफाकी काबीना कल इस इजलास में इस यकरुकनी कमीशन, मेरा ख्याल है जज को तलाश किया जा रहा होगा कि कौन है वो, तो शायद इसलिए उन्होंने मुलतवी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पे कहा कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत अदलिया के मामलात में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी और अदलिया की आज़ादी पे क़तन कोई समझौता नहीं होगा।
वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि इन बातों को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर जो हम इक़दाम कर सकते हैं करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि जो फैज़ाबाद धरना केस का जो खुद नोटिस केस नंबर 7 2017 था, जो कि काजी फायज़ ईसा की सदारत में हुआ था फैसला, उसका जो पैराग्राफ नंबर 53 है उसकी रोशनी में ज़रूरी कानून साजी की जाएगी और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की जाएंगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो पैराग्राफ नंबर 53 है उसमें क्या है जिसकी रोशनी में अब कानून साजी होगी। अच्छा, ये एक और कमीशन है जिसको मैं भूल गया था और इसके नतीजे आए थे सामने और फिर इसके नताइज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को भी भुगतने पड़े थे। अच्छा, बहुत इसमें नुकात हैं 53 में, लेकिन जहाँ जो रेलेवेंट है, जो मेरा ख्याल है रेलेवेंट है, वो है 12, 13, 14 और 15। अच्छा, ये क्या है कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज बाशमूल ISI, IB और MI और ISPR को अपने मैंडेट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं करना चाहिए, रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ज़ाहिर है यहाँ पर ब्रॉडकास्ट और पब्लिकेशंस की बात हुई क्योंकि उन दिनों में काफ़ी इन चीज़ों पे मुदाखलत हो रही थी। ये भी कहा गया है, अभी पॉइंट 13 पर हम आ जाते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या है। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है कि आप उन अनासर और शख्सियात को मॉनिटर करें जिनसे कौमी सलामती को खतरा है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। बेडरूम्स की बजाय सरहदों में कैमरे लगे जनरली, यस, अनलेस कि किसी टेररिस्ट के बेडरूम में आप लगा रहे हैं। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। और जो लोग सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड द स्टेट को अंडरमाइन करें वायलेंस के इस्तेमाल से, उन पर आपने नजर रखनी है। जाहिर है ये हर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है। और ये जो अब इम्पोर्टेंट बात है, इस पर उन्होंने हिदायत की तो देखा जाएगा कि कानून साजी की भी ज़रूरत है कि क्लियरली एक बार पता लगे कि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज का दायरा इख्तियार क्या है, चार्टर मैंडेट क्या है। आपको पता है इस पर माजी में कई बार गौर किया गया है, कई बार कोशिशें की गई हैं और उतनी ही बार एक रिएक्शन भी आया है और फिर वो हुकूमतें भी नहीं रही। और फिर ये भी इसमें जिक्र किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पाबंदी है कि किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी मेंबर को किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी, फैक्शन और इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में यहाँ सिर्फ यही पैराग्राफ 53 की अगर हम बात करें तो सिर्फ यही बातें लागू हैं या रेलेवेंट हैं या इस ओवरऑल सिनेरियो में जुड़ती हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं पैराग्राफ 53 ये है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ। अब एक माहौल तो बन रहा है ना, और जाहिर है कि इस वक्त पीटीआई ऑपोजिशन में है, वो इसका पूरा फायदा उठाएगी। अगर इस वक्त नून लीग या पीपीपी ऑपोजिशन में होती है वो भी पूरा फायदा उठाती है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ बातें कर रहे हैं लेकिन उनको तो अपने पुराने दुख हैं और गम है, उनको भी निकाल रहे हैं। लेकिन तो मैं एक बात करूं, कल भी जो हमने हिना जिलानी साहिबा से बात की, उन्होंने बहुत क्लैरिटी से कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का मामला ही नहीं है, उनको राइट है अपना वो बात करें, लेकिन ये मामला है अदलिया के अपनी आज़ादी का, उसके अपने बाख्तियार होने का। तो इसमें वो अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वो भले दें। लेकिन मैं एक और पॉइंट जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। नहीं, आप बताएं। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इसका दायरा वसी करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि देखें जब हम ये बिल्कुल ये जो इशू है ये अदलिया को फोकस कर रहा है और बिल्कुल प्राइमरी उन पर है, लेकिन मामला तो उनसे बहुत बड़ा है ना। और करना चाहिए एक चीज़ है जो हो रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ ना कि अभी इसमें सारी जाहिर है कि इसको एक पॉलिटिकल इशू भी बनाया जाएगा और नेचुरल है वो। तो ये जो सारी कमीशन बनानी है, और मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इसका मकसद ये है कि इसको अब क्या आपका ख्याल है कि इसमें से कुछ निकलेगा या दिस विल मेरा ख्याल है ब्रश अंडर द टेबल निकलेगा। इसलिए निकलेगा कि पहली बार डायरेक्ट अदलिया से डिमांड की कि ये हो रहा है, इसका कुछ किया जाए। अब अदलिया को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ना सिर्फ इस कमीशन को सीरियसली परसू करना पड़ेगा, बल्कि इसकी जो रिपोर्ट है वो ये चाहेंगे कि जो मौजूदा टेन्योर है सीजे का उसके अंदर आ जाए, ना सिर्फ आ जाए बल्कि जो पॉइंट्स उसमें तय हों
उस पर जो मुकन्ना है, एग्जेक्टिव है, वो अमल दरामद करना भी शुरू करे। इसलिए कि ये कमीशन मेरे कत्ल पे नहीं बना या आपकी डकैती पे नहीं बना, ये डायरेक्ट अदलिया पे जो वार हुआ है उस पे हुआ है। तो मेरा ख्याल है अदलिया इस बात को यकीनी बनाएगी कि ये कंक्लूजन तक आपने मुझे हैरान कर दिया। कंक्लूजन मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सबसे ज्यादा आप बताएंगे कि तारीख को अगर देखें तो कुछ भी नहीं होता किसी कमीशन में। बाकियों पे तो मैं सिनिसिज्म का वो मसाला बेच सकता हूँ, लेकिन उम्मीद है, मैं इसलिए पूरी उम्मीद हूँ कि ये डायरेक्ट अदलिया का मामला है, डायरेक्ट अदलिया का मामला है। आप पर उम्मीद नहीं है? हाँ, ये कोई अपना लग रहा है कि मैं जब भी कमीशन का नाम सुनता हूँ या कमेटी या टास्क फोर्स का नाम सुनता हूँ तो इसका मतलब होता है कि ये गया, ये मामला जो है ना, ये गया लंबा। ये कोई एबटाबाद कमीशन नहीं है, ये कोई मिसिंग पर्सनस का कमीशन नहीं है, ये मशरक़ी पाकिस्तान का हमुदुर रहमान कमीशन नहीं है। ये उस इंस्टीट्यूशन के साथ जो हुआ है, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम कर रहा है, तो उसका डेफिनेटली वो नतीजा निकालेगा। देखें, मेरा गुजारिश ये सुन लेना, जैसे आज भी जो एलामिया आया, जजेस के अदालती कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें ये पता है कि ये कहना हमारे जजेस के लिए बहुत आसान है। हमने पिछले साल देखा एक कंट्रोवर्शियल अदलिया थी उमर अत्ताब बंदयाल साहब की, वो क्या क्या फ़ैसले दे रहे थे, लेकिन जब रियासत ने कहा कि जी कि आप इर्रेलेवेंट हैं तो कुछ नहीं कर सके, कोई अपना एक फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। मतलब मैं भी ये उम्मीद करना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं होना यही चाहिए, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है अच्छा यहाँ गले गले तक पानी आ चुका है भाई, आपको इसके बाद से डूबना ही है। मुझे एक कॉलर याद आते हैं, हमारे एक कॉलर थे जो मैं कॉल की थी, उसने कहा कि यार मसला कुछ यूं है कि कमीज़ को मतलब छेद को हम टांका लगाते हैं तो शलवार फट जाती है। हाँ, शलवार को टांका लगाते हैं तो फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है, एक छेद होता है फिर टांका आता है, राइट। जैसे कि अब आपने बात की आला अदलिया की, यही मसला था ना। अब इस खत में भी क्या मेन जो इशू ये है कि जी बेंचेस की तश्कील ही ऊपर से होती है, नाजिल होती है आपके ऊपर, आपने ये बनानी है। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या हुआ, और बड़ी एक लंबी जिद्दोजहद थी ना, कि अब सिर्फ चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होगा कि आप बेंचेस को तश्कील दें, जिसका मतलब है अब क्या है कि तीन मतलब कि अब आपने सिर्फ एक बंदे को सेट नहीं करना होता। लेकिन जरा देखो, मेरी गुजारिश है, ये तो अदलिया के अंदर का एक झगड़ा था ना जो उन्होंने रिजॉल्व किया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक दूसरे इदारे की जो अपने आप को हर चीज से मावरा समझता है, जो किसी के ताबे नहीं है। उसको आप वहां पर आ रहे हैं जब किसी इदारे पे अटैक होता है तो अंदर से मुत्तहद होता है, चाहे आर्जी तौर पे ही क्यों ना हो। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ ना, कि उसी मुदाखलत को शायद कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया है ना, कि अब एक जज नहीं, एक चीफ जस्टिस नहीं, 3 जजेस ठीक है फैसला करेंगे। मतलब कि अगर मैं मुदाखलत करना चाह रहा हूं तो पहले तो मुझे सिर्फ सीजे को सेट करना था, अब मुझे थोड़ा सा और काम अच्छा मुदाखलत, इट मेक्स इट हार्डर। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अब इसमें बार बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मुखातिब किया कि सर हमने आपको ये बताया था, आपने कुछ नहीं किया, हमने आपको उस केस के बारे में कुछ नहीं किया। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो बेंचेस की तश्कील है उसके लिए ऐसा कोई सेटअप नहीं है ना, नहीं उन्होंने फॉलो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट की जो नई। द जॉब इज ऑलवेज टू मेक इट हार्डर। आप इंटरफेरेंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन कम से कम आप उनको मजबूर तो करते हैं ना कि वो कोई और तरीका। इस सब के बावजूद आप लॉ कमीशन बना लें, मेरी जो पॉजिटिव अप्रोच है उस पर ज़ाहिर है आपको हैरत हुई, मैं अब भी उस पर कायम हूँ, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आप लाख स्टील की दीवार बना लें, अगर कोई जज अपनी डोमेन के बाहर किसी से फेवर मांगता है तो उसे जवाब में उसको फेवर देना पड़ेगा। ये तो है। ये शिगाफ जब तक बंद नहीं होगा, अदलिया की आज़ादी जो है वो बिल्कुल बियॉन्ड डाउट नहीं हो सकती। वो कल भी हिना जलानी साहब ये भी कह रही थी ना कि अंदर भी तो लोग बैठे हुए हैं ना। अच्छा, हर शोबे में बैठे हुए हैं ना, हर बैठे हुए हैं, पार्लियामान में बैठे हुए हैं, हमारी तो वो हमारे साफ ही नहीं है, हमारे जो कहते हैं मैंने सोर्सेज के से खबर ली, फिर उनका लगाना तो भी पड़ता है। जो फेवर्स वाले शिगाफ हैं, ये तो खुद अदलिया को ही बंद करने होंगे, कोई और बंद नहीं कर सकता। माय ओनली इशू इज कि जब बाहर से आपकी आर्म ट्विस्टिंग होगी, ब्लैकमेलिंग होगी, आपका ये होगा, आप नहीं गलत काम करना चाह रहे तो आपको वो करना पड़ेगा दबाव के तहत, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। ये तो ऑब्वियस है। हाँ, लेकिन अगर इंडिविजुअल पे तो ये काम थ्योरी चल सकती है, लेकिन अगर आप मुत्तहद हो जाएं तो फिर ये थ्योरी चलनी मुश्किल है। चले लेट्स सी। चलें तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे टोबा टेक सिंह में
एक कत्ल की। पाकिस्तान में रोज़ कहीं ना कहीं ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद होता है, रेप भी होता है, कत्ल भी हो जाती हैं। हम इतने साल से इन मामलात पे रिपोर्टिंग करते आए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपकी नज़र से ऐसा वाक़या गुज़रता है जो आपका भी दिल दहला देता है। आज की जो ख़बर है वो पंजाब का इलाका है टोबा टेक सिंह, वहाँ के एक गांव से आई। ये कहानी है एक 22 साला ख़ातून की जिनका नाम था मारिया। इनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते कि इनकी लाइफ कैसे गुजरी, इनकी पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या है, इनके क्या ख्वाब थे, ये ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी। लेकिन इनके बारे में जो ख़बर सामने आई है वो ये कि इस महीने की 17 और 18 तारीख़ की दरमियानी शब उन्हें उनके अपने घर में मुबैना तौर पर उनके अपने भाई और वालिद ने उनको चारपाई से उनके बाजू बांधे, उनकी टांगें बांधी और फिर तकिए से उनका गला दबाकर उनको कत्ल कर दिया। ये बात फिर पुलिस तक पहुंची। 24 मार्च को FIR दर्ज हुई। पुलिस ने इनके वालिद और भाई को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन कत्ल के कई दिन के बाद मकतूला के एक दूसरे भाई ने रिक्वेस्ट किया अपने वकील के ज़रिए पुलिस को कि इन्हें जहां पर खामोशी में दफना दिया गया है उनकी कब्र कुशाई की जाए और एविडेंस कलेक्ट किया जाए। जिसके बाद अब फोरेंसिक्स के लिए, DNA के लिए सैंपल्स लेकर लैब को भेज दिए गए हैं। अब तक की जो रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि मारिया पर तशद्दुद हुआ था, उनकी कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं और कत्ल से पहले जो है उन्हें काफ़ी अजियत दी गई। जो रिश्तेदार हैं मारिया के, उनमें उनका एक भाई, एक भाभी और बहन, उन्होंने वकील दफ्तर में मीडिया को कुछ बयान दिए हैं। पहले आप वो सुन लें ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो कत्ल हुआ इसकी वीडियो कैसे वायरल हुई और अब ये मामला कहाँ पर है। रोज़ी रखन घर आए तो मारिया मेरे अगे रोन लग गई। मैं पूछा मारिया तू क्यों रोंदी है? कहती भाभी मेरे नाल भाई भी ते बाप भी जुल्म करते हैं। मैं उन्होंने पूछा किदू किदे कर रहे हैं? कहते 3 महीने हो गए मेरी तुहाडे नाल गल भी नहीं होण दिंदे सी, कोल बिठा के गल करांदे सी, कोई गल ना दस्से। तो जदों असीं घर आए उन्होंने मैनूं उदों दस्सिया, कहंदी भाई नूं तू दस। तो मैं उहदे वड्डे भाई जदों घर आए मैं उन्होंने दस्सिया अपने मियाँ नूं भी मारिया नाल जुल्म हुंदा रहा, सानूं पता ही कोई नहीं। तो यह गया अपने प्यो कोल, उन्होंने जाके कहता है भी ये तुसीं की करदे रहे हो मारिया नाल, तेरे भरोसे ते असीं छड्डी सी। वो कहता मैं प्यो हाँ तू प्यो है। तो उसके बाद फ़ौरन से हम अपने रूम में सोते थे, मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही सोती थी। सोने के बाद जब 12:30 का टाइम था फ़ौरन चीख की आवाज़ आई। ठीक है, उन्होंने मेरी आवाज़ ली, मारिया ने मेरी आवाज़ लेके जब उसने चीख मारी मैं बाहर आया हूँ। बाहर आने के बाद मैंने देखा फ़ौरन से 2 नामालूम बंदे निकाब लेके खड़े हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ौरन से देखा, जब मैंने रूम का दरवाज़ा खोला देखते हुए मुझे भाग गए हैं। भागने के बाद मैं आगे गया हूँ, मारिया के हाथ बंधे हुए थे, पाँव बंधे हुए थे। ठीक है, मारिया के साथ उन्होंने शदीद जुल्म किया। उन्होंने बोला आगे आपने कदम नहीं बढ़ाना, आगे आपने बढ़ाया इसको तो हमने मार दिया, आपकी बच्ची को भी मार देंगे, दोनों बच्ची हैं इनको भी कत्ल कर देंगे, पुलिस हमारा क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं करेगी, हम घर में भी जेल में हैं और जेल में भी जेल में हैं। ये उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने बोला क्यों जुल्म कर रहे हो? कहते आप खामोश होकर बैठ जाओ, जब आपको बोला। फ़ौरन से मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई। भाई ने मेरे ने वीडियो बनाई हुई थी, जो भाई ने मुझे वीडियो दिखाई उसके बाद मुझे पता चला ये मेरे बाप ने और मेरे भाई ने मारिया मेरी बहन। जब मैंने उसको नहलाया तो मैंने देखा उसके साथ बहुत बड़ी जास्ती हुई थी। उसका गला भी दबा हुआ था, जो उसकी एक साइड थी ना वो भी फीसी हुई थी और उसके नाक में से भी खून आ रहा था। उसके साथ बहुत जुल्म किया था इन लोगों ने। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, हमारी सिस्टर से प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, जैसे भी कर कर हमें इंसाफ दीजिए। अच्छा, जुल्म से मुराद यहाँ जो है ना वो है रेप। बेसिकली ज़ाहिर है वो रेप का नाम नहीं ले सकते और पुलिस का कहना है कि हर घर का हर फर्द शक की जद में है, मामला इतना सीधा नहीं है। और वायरल वीडियो में जो है उसके अलावा भी बहुत सारे अफराद हैं। तो ये केस जो है वो जो अपेरेंटली बयानात की रोशनी में नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें यह भी हमें जहन में रखना होगा कि जब हम इस किस्म के केसेस को रिपोर्ट करते हैं तो ये जो जिस तरह फैमिली का जो बयान है
ये कभी कभी वकील के मार्फत आता है, कभी पुलिस वाले ख़ुद जारी करते हैं, लेकिन अदालत में जब केस जाता है तो फिर मामलात बदल जाते हैं। थोड़ा सा पस मंज़र इस केस का लेते हैं। हमारे टोबा टेक्सिंग के रिपोर्टर हैं सुल्तान सिद्धू, वो हमारे साथ हैं। सुल्तान, बताइएगा कि इस मामले में अब क्या हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि जो ये गांव है टोबा टेक्सिंग का 477 आलोवाल, इस गांव की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि ये गांव जो है इसमें मोस्टली लोग जो है वो क्रिमिनल से, उनका क्राइम से उनका रिलेटेड पिछला रिलेशन रहा है। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम बात है कि उसके भाई के बयान में उसने कहा कि 2 मशकूक बंदे थे जो हमें देख के फरार हो गए। तो उन 2 नामालूम बंदों का अभी तक पता नहीं चल सका पुलिस को। पुलिस से डीपीओ से मेरी बात हुई, बादल निसार साहब से, उनका कहना था कि हम 2 नामालूम जो बंदे हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं उसका चल सका। दूसरी इसमें जो अहम बात है कि डीपीओ ने ये भी बताया कि जो गिरफ्तार मुल्जमान हैं ये इल्जाम लगा रहे थे इस भाई के ऊपर जिसने वीडियो बनाई कि ये अपनी बहन के साथ जुल्म करता था, उसके साथ ज्यादती करता था मुबैना तौर पर, और हमने इसको कत्ल किया। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने वीडियो बनाई है और कत्ल इन्होंने जो किया है ये लोग ज्यादती करते हैं। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये तो तफ्तीश के अंदर या डीएनए रिपोर्ट में ही क्लियर होगा कि कौन ज्यादती करता रहा, नहीं करता रहा, वो 2 नामालूम बंदे कौन थे। ये तो जब तफ्तीश होगी या उसके टेस्ट आएंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये जो रेप का एलिगेशन है ये भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये जब तक जिसकी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन आप देखो कि कितने आराम से कत्ल कर रहे हैं ना, वो खड़ी हुई है और एक और खातून भी खड़ी हुई है साइड पर ना, जो इनकी रिश्तेदार रोकने की कोशिश किया, उसको भी पाबंद करें। जो वीडियो बना रहा है उसकी आवाज़ भी आपको आ रही है, वो बातें कर रहा है कि जी मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मतलब इसमें से जो लग ऐसे रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है कॉल करने की और साथ में वीडियो बना रहा है। लेकिन फिर एक तो वो जो कोने पे बैठे हुए हैं चारपाई पे, वो आराम से 7 अप पी रहे हैं, गप्पे लग रही हैं। और जब वो कत्ल करके उठता है उसको वो बोतल देता है कि यार तू भी थोड़ा ठंडा, थक गए होगे ये जो काम। हाँ, मतलब जो घर में मौजूद हैं सारे जो बयान भी दे रहे हैं वो सारे सब सस्पेक्ट है। ये पता नहीं कहाँ पहुंचेगा ये केस। तो चलें, इसको हम फॉलो अप करेंगे जब इसकी कोई रिपोर्ट आएगी। फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं। इन सारे अंधेरों में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं, और उनमें से एक है द सिटीजन्स फाउंडेशन, TCF। तालीम के शोबे में इन्होंने बहुत कुछ किया है और बड़ी मज़ेदार कहानी है। 1995 में 6 दोस्त साथ बैठे, और जैसे अक्सर आप किसी भी गैदरिंग में जाएं तो यही बात होती है कि यार इतने मसले मसाइल हैं इस प्यारे पाकिस्तान में, इनका क्या किया जाए, क्या हल है। अब वैसे तो हम बातों पे ही रुक जाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में ही हम लड़ाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार कुछ किया जाए। तो और उन्होंने निशानदेही की कि यार अगर बच्चों को तालीम ही मिल जाए तो बहुत मसले मसाइल हल हो सकते हैं, और कम से कम हल की तरफ जा सकते हैं। 1 साल बाद उन्होंने कहा कि यार सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाते हैं। 1 साल बाद 5 स्कूल इन्होंने शुरू किए। ये TCF के पहले स्कूल थे, और आज अगर हम 2024 में बात करें तो तकरीबन 2000 स्कूल्स बन गए हैं, और पता नहीं कितने बच्चों को तालीम मिली है जिनको पहले कभी जिनके लिए नामुमकिन होती। और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ स्फंदियार इनायत साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TCF, मौजूद हैं। इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी जी। स्फंदियार साहब, आपसे कई बार हमने बात की है, कितने बच्चे आपके अंदाजे से TCF की वजह से अब उनको तालीम मिली हो? इस वक्त जो है 2,86,000 बच्चे जो हैं वो KG से मैट्रिक के दरमियान जो है वो TCF में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल लैंडस्केप देखा जाए तो वो ज़रा थोड़ा सा ब्लीक है। तकरीबन 26 मिलियन, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 स्कूल से बाहर हैं। ये 95 से 2024 तक TCF ने इन टोटल कितने बच्चे जो हैं अंदाज़न पढ़वा इस वक्त जो है मेरे ख्याल से 1 लाख बच्चे के करीब जो है वो पढ़ चुका है प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के। लेकिन जो TCF से जो ग्रेजुएट कर चुके हैं 57,000 बच्चे जो हैं मेट्रिकुलेशन TCF से अब तक कर चुके हैं 30 सालों में, इन 29 सालों में। और अब जो है, और ये जो है इसका रिपलिंग इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो पहला बैच था वो जो है वो 24-25 बच्चों का था। अभी जो इस साल बैच निकला है वो 8,000 बच्चों का था।
आने वाले सालों में ये 10,000 बच्चे होंगे और फिर ये हम अंदाज़ा करेंगे 15 से 20,000 बच्चे हर साल ग्रेजुएट जो है वो कर रहे होंगे TCF स्कूल। लेकिन फिर अगर आप इशू को देखें, जैसे आपने कहा करोड़ों बच्चे जी, तो ये किसी एक मेरा ख्याल से इदारे की या इवन अकेले हुकूमत की बस की बात नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को मिल के जो है वो काम साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2.5 करोड़ जो है वो अगेन ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, जो वन ऑफ द रिचेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑन द प्लैनेट। तो यकीनन बहुत सारे उसमें जो है फैक्टर्स और एक्टर्स को आना। इस अरसे में आपके यहाँ काफ़ी लोग आए हैं सामने आपको सपोर्ट करने के लिए, फंडिंग स्ट्रीम आपकी बड़ी है, एतमाद बढ़ा है मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर से। जी मैं तो कहूँगा वो अप इन अ डाउन वर्ल्ड, मतलब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी जर्नी जो है बहुत उस तेज़ी से रही है। 29 साल में ऑन एन एवरेज हम हर हफ्ते एक स्कूल कमीशन करते आ रहे हैं, और अब हमारा इरादा है कि हम हर हफ्ते कोशिश करें, अगर 3 नहीं तो कम से कम 2 स्कूल जो है वो कमीशन करें, क्योंकि मसला इतना बड़ा है और उसके लिए बहुत सारे लोगों की जो है वो सपोर्ट बैरून मुल्क भी और जो पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी हैं दोनों से चाहिए। अच्छा, अब माना कि हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन हम जहाँ चैरिटी देते हैं, क्या जब अब जैसे लोग सोचते हैं कि यार मैंने किसी को पैसे देने हैं, मैंने अपनी ज़कात ही देनी है, तो डज TCF शो अप इन द लिस्ट? मतलब एजुकेशन हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि तकरीबन हमने वो जो पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी उसका देखा था, 0.9% ऑफ GDP 16-18 के नंबर्स थे जिसमें जो है वो चैरिटी में दिए जाते हैं। तो हमारा अभी का अंदाज़ा है कि तकरीबन 800 अरब की पाकिस्तान में चैरिटी होती है, और उसमें सिर्फ 13% जो है मदरसा और कन्वेंशनल एजुकेशन मिला के लोग जो है वो डोनेट करते हैं। तो उसमें भी एक कम परसेंटेज है जो एजुकेशन के उस हवाले से उसमें आती है, और 13% जो है वो जहेज़ और शादी पे लोग डोनेट करते हैं, जिसको अगेन दीन में भी पसंद नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहाँ पे माशरे का हिस्सा है। सो वी हैव डिस्प्लेस्ड प्रायोरिटीज, मतलब ये सबसे ज़्यादा किस शोबे में डोनेट करते हैं? 17% हेल्थ में जाता है, 17% खाने में लोग करते हैं, 12% मस्जिद की तामीर और उसकी रिपेयर में लोग लगाते हैं, बाकी कुछ क्या कहते हैं जहेज शादी सदका वगैरह, उसके लिए जो बकरे वगैरह जो उनका सदका वगैरह होता है उसके उसमें जाता है। तो तालीम कहाँ पहुँच आती है? तालीम बहुत अगेन एज सर कि 13% है, और 13 में भी डिवीज़न है बिटवीन कन्वेंशनल एजुकेशन और मदारिस के हवाले से। सो वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें से अगर थोड़ी परसेंटेज, क्योंकि जो चैरिटी है ना, इसके स्फीयर में 2 चीज़ें होती हैं, एक कंजम्पटिव चैरिटीज़ होती हैं, एक ट्रांसफॉर्मेटिव चैरिटीज़ होती हैं। मसलन कंजम्पटिव जो हैं वो टैक्टिकल इन नेचर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो खाना खिला दिया, आपने कपड़े दे दिया, इलाज करा दिया, कोई कैलेमिटी आई उसमें मदद कर दी, लेकिन अंडरलाइंग जो कॉज होता है ना उसको रिजॉल्व नहीं करती, मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते, उसका तो किसी की जिंदगी बदल नहीं जाती। हाँ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव चैरिटीज़ ये होती हैं, दे डोंट थिंक अबाउट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट इलेक्शन, they think about next generations 40 years 50 years down the line। क्योंकि आपने एक बच्चे को अगर तालीम दे दी तो अब आपको उसके साथ किसी भी किस्म की इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसे एक नेट गिवर बना दिया माशरे के अंदर, और वो आगे हमारे जो बच्चे हैं TCF के अब सोशल सेक्टर में स्कूल्स चला रहे हैं जहाँ मुफ्त तालीम दी जा रही है, हमारे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। मामला मतलब मल्टीप्लाई होता है। कुछ सक्सेस स्टोरीज बताएं, क्योंकि आपको काफ़ी अक्सर मैं सुन रहा होता हूँ, कभी सोशल मीडिया पर भी इस तरह की आ रही होती हैं, कुछ मेरा ख्याल है बैरून मुल्क भी गए हैं। जी बैरून मुल्क से ही मुझे याद है कि मैं लास्ट ईयर सितंबर में जो है वो ऑरलैंडो में एक हमारा इवेंट था फंड रेजिंग का, उसमें था, तो वहाँ पे एक हमारी जो है वो अलमनाई जो है एज ए कीनोट स्पीकर जो है वो बुलाई गई थी। वो जो है वो अपनी स्पेशलाइजेशन जो है चाइल्ड न्यूरोलॉजी के अंदर जो है वो कर रही है वहाँ पे, एंड देयर वर गुड 60 to 70 डॉक्टर्स इन द ऑडियंस,
जिनको वो एड्रेस करी थी, बता रही थी, और 200-250 लोग थे टोटल जो वो इवेंट अटेंड कर रहे थे। तो 180 डिग्री चेंज। उनके वालिद जो थे बॉन्डेड लेबरर थे, वहाँ से वो इब्राहिम गोट आए थे। इब्राहिम गोट आज भी इज़ वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एरियाज ऑफ कराची। वहाँ से निकल के शी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। जो जहाँ कम्युनिटी में लोग रोकते थे इनके वालिद को कि क्यों अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज वही लोग जो हैं उस बच्ची से जो है वो कंसल्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे आगे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको यकीन आ जाता है कि यार सामने अगर जिंदगी बदल इनका बच्चा कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है। तो 29th ईयर में आप आ गए, अगला साल 30th ईयर होगा जनाब। गोइंग फॉरवर्ड आपके पास क्या चैलेंजेस हैं, क्या और हमें बदलना है? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज TCF का है कि इकोनॉमिस्ट ने कुछ साल पहले हमें कहा था कि वी आर प्रोबब्ली द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंटली रन स्कूल्स इन द वर्ल्ड फॉर्मल एजुकेशन में। सो उसके बावजूद TCF इज़ नॉट अ हाउस होल्ड नेम। आज भी लोग जो है वो TCF को उतना जानते नहीं हैं, या ये नहीं पता कि किस स्केल पे काम कर रहे हैं और क्या मीनिंगफुल चेंज जो एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो TCF जो है वो लेकर आ रहा है। सो वो जानना ज़रूरी है, और जब जान जाते हैं तो फिर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। व्हेन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो हम कहते हैं ना कि ये मसला है वो मसला है, असल मसला एजुकेशन है। वो हैंस रॉसलिंग की एक किताब है फैक्टफुलनेस, उसमें वो कहता है कि 1890s में स्वीडन की जो बर्थ रेट था और उसके जो एजुकेशन रेट था वो वहाँ था जहाँ आज लो इनकम अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। 1940s में स्वीडन की इकोनॉमी वहाँ थी जहाँ आज इजिप्ट खड़ा हुआ है। एंड 2024 में वी ऑल नो कि स्वीडन कहाँ खड़ा है, और उसकी मेजर वजह ये है कि डायरेक्ट कोरिलेशन क्वालिटी एजुकेशन के साथ। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच इसफंदियार साहब। तो ये थी TCF की कहानी, और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।